प्रदेश की 18वीं विधानसभा चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो सुरक्षित सीटों पर ज्यादा सीटें लेकर आता है वही सत्ता में काबिज होता है। एक बार फिर साबित हो गया कि सुरक्षित सीटें ही सत्ता तक पहुंचाने की एक माध्यम है, एक सीढ़ी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने ना सिर्फ ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी दी बल्कि सुरक्षित सीटों पर अच्छा खासी सीटें भी जीत कर लाई। तो वहीं सपा गठबंधन जो इस बार टफ कंपटीशन देते हुए भाजपा को नजर आई, मात्र 20 सीटें उसके खाते में आई। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग अगर करीब करीब देखा जाए तो 22% दलित यहां पर मतदाता है। और इसकी बात अगर हम करें तो क्या 22% दलितों में से जो कभी कांग्रेस और कभी बसपा के खाते में वो जाते रहे हैं, क्या ऐसी वजह रही, क्या ऐसा कारण रहा? क्या मोदी और योगी के नाम पर या योजनाओं के नाम पर ये कोर वोट बैंक फिक्स हो गया, इधर से उधर खिसक गया? आज हम इस चर्चा में यही जानने की कोशिश करेंगे कि सवर्ण पार्टी कही जाने वाली बीजेपी आखिर कैसे इन सीटों पर इतनी बहुमत से सीट लेकर आई है, जीत हासिल की है। क्या ऐसी अहम वजह रही है और जो जाति का खेल हम कहते हैं उत्तर प्रदेश में, वो किस प्रकार से इस चुनाव में पार्टियों के भ्रम को तोड़ता हुआ नजर आए? तमाम मेहमान इस चर्चा में शामिल है। एक करके इंट्रोडक्शन करा देते हैं। अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। उसके बाद जावेद अहमद, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत बहुत स्वागत है सर। संतोष यादव हमारे साथ, प्रवक्ता आरएलडी से जुड़ेंगे। और साथ ही हम आपको बता दें कि मनोज पांडे, राजनीतिक विश्लेषज्ञ, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं अशोक पांडे जी आपके पास चलती हूँ। देखिए, आप हमेशा से कहते हैं कि जातिवाद से इतर हमारी पार्टी है, साथ ही सवर्ण की पार्टी कही जाती रही है, लेकिन 2 दशक से आपने अच्छी खासी सीटें जीत कर लाए। पहले 70, लेकिन इस बार 65 सीटों पर आके अटक गए। क्या ऐसी अहम वजह रही है कि आप इन सीटों पर दबदबा कायम करके रहे? देखिए, मूल बात यह है कि हमने कोई जातियों का समीकरण नहीं बैठाया, हमने जाति विद्वेष नहीं फैलाया। हमारी जो भी योजनाएं थी, हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमारी जो भी योजनाएं थी, अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमारे दिमाग में अंतिम आदमी का विकास था। हमने अगर कोरोना संक्रमण काल के बाद लोगों को अन्न देना शुरू किया तो अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान नहीं देखा। हमने अगर शौचालय बनवाए तो अगड़ा पिछड़ा नहीं देखा। हमने अगर लोगों के जनधन योजना का लाभ दिलाया तो हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। हमने गरीबों को मकान दिया तो हमने हिंदू मुसलमान सिख पठान नहीं देखा। उसका फायदा हमें मिला है लाभार्थियों ने। और आम आदमी को ये लगता था कि जाति विद्वेष फैलाने वाले लोगों से अच्छा है जो हमारी सेवा और मदद कर रहे हैं। क्योंकि अब मैं जावेद अहमद जी के पास आती हूँ, माफ करिएगा, कांग्रेस से नहीं, ये सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता जावेद जी। देखिए, पहले ही आरोप लगाया गया था आपके ऊपर, चंद्रशेखर आजाद ने जब गठबंधन करने के लिए आए थे आपके पास, हालांकि कयासें बहुत लगाई गई, मीडिया में भी तमाम वो तस्वीरें आई कि आज चंद्रशेखर आजाद जा रहे हैं, आज गठबंधन हो सकता है, दलितों के एक नए युवा उभर कर आए हैं। लेकिन समझने वाली बात है कि जब गठबंधन नहीं हुआ और आपको कहा गया कि दलित विरोधी है सपा, ये नेगेटिव छवि कहीं ना कहीं उन दलित वोटरों के ऊपर गई और वो इम्पैक्ट आया कि आपके खाते में सिर्फ 20 सीटें आई, जबकि एक वक्त था जब 59 सीटें लाकर आपने सरकार बनाई थी 2012 में। नहीं, देखिए श्रुति जी, निश्चित रूप से जो आरोप लगाए गए, हाँ। ये प्रायोजित आरोप थे, इसमें कोई दम नहीं है। देखिए, परिस्थितियां होती हैं कि लेकिन सर रिजल्ट तो सामने है ना, उसका रिजल्ट सामने है। उस रिजल्ट को तो सच्चे मन से स्वीकार किया है और उस रिजल्ट पर अब कोई किंतु और परंतु भी नहीं है। जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आज वो सच्चाई के रूप में सामने खड़ा है। नई सरकार भी बनने जा रही है, लेकिन जो आरोप थे उन आरोपों में कोई आधार नहीं था। ये अखिलेश जी की छवि को या समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने का एक प्रयास था। अगर आपको गठबंधन करना था तो आप पहले से आते, लेकिन अचानक आए, उसके बाद भी उनको समायोजित करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन एक फोन कॉल आया और उसके बाद वो किस राजनीति का शिकार हुए और अकेले लड़े। तो केवल समाजवादी पार्टी की ही ये भूमिका नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के विरुद्ध अकेले हम संघर्ष करें। जो लोग समान विचारधारा के रूप में शोषित, पीड़ित, अन्याय और वंचित वर्ग,
मैं आपको एक सेकंड रोकना चाहूंगी, एक सवाल मेरा बहुत अहम है। आप कह रहे हैं कि प्रायोजित था या लास्ट टाइम मूवमेंट में आए, लेकिन ये भी तो है कि जहां पर आपने पूरा एम्फेसिस, पूरा जोर आपने मुस्लिम और दलित पर दिया, उसके गठबंधन पर दिया, उस पर ज्यादा फोकस किया। मुस्लिम और ओबीसी, माफ करिएगा, दलित पर आपने उतना फोकस नहीं किया। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा नहीं कहा जा सकता कोई भी राजनीतिक दल हो, हाँ। वो समाज के हर वर्ग के बीच में अपनी पैठ बनाकर अपने मुद्दों के आधार पर उनको जागरूक करके वो जनादेश हासिल करना चाहता है। हाँ। ये है कि केवल पिछड़ों के लिए, पिछड़े हों, दलित हों, अल्पसंख्यक हों, वो अल्पसंख्यक में केवल मुसलमान को ही जोड़ के रखना ये भी न्यायोचित नहीं होगा। वो चाहे सवर्ण हो, सवर्णों में भी एक बड़ा तबका शोषित, पीड़ित और वंचित है जो तमाम घटनाक्रम का शिकार रहा है। समाजवादी पार्टी ने समाज के हर तबके को अपने साथ जोड़ने का काम किया और जन सरोकार और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों को लेकर उसने इस चुनाव को लड़ने का काम किया। वो एक अलग बात है कि हमको पराजय मिली, लेकिन हमारा वोट शेयर भी बढ़ा। हमसे कहीं कमियां रही होंगी तो उसकी निश्चित रूप से समीक्षा करने की भी आवश्यकता है और वो पार्टी समय पर समीक्षा भी करेगी। चलिए, संतोष यादव जी हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हैं। बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है संतोष जी, हमने इस राजनीति में देखा कि लड़के पार्ट 2 आ चुके हैं। इस बार बीजेपी वर्सेस लड़के पार्ट 2 गेम को बिगाड़ सकते हैं, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। लेकिन 86 रिजर्व सीट में से 3 सीटें आपके खाते में आई, बाकी सीटों पर आप नहीं आ पाए, क्या ऐसी वजह रही? शिवांगी जी, आज सबसे पहले मैं अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की ओर से जीते हुए सारे विधायकों को, राष्ट्रीय लोकदल के सारे विधायकों को, गठबंधन के सारे विधायकों को और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जीत कर आए हैं, मैं जयंत चौधरी जी की ओर से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अशोक पांडे जी जो हमारे प्रवक्ता भाजपा के बैठे, मैं इनको भी बधाई देता हूं। तो जीत की बधाई के साथ साथ में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। हम लोग ये आशा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी की आने वाली सरकार न्याय करेगी। उनको जो है बुलडोजर के सहारे नहीं, कानून के सहारे उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिया जाएगा। ठीक है। रही बात राष्ट्रीय लोकदल की, तो राष्ट्रीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि हमारे नेता जयंत चौधरी जी पूरे उत्तर प्रदेश में एक पब्लिक लीडर के रूप में उभरे हैं और उन्होंने अपनी वाणी से और अपने संघर्ष से हमारी पार्टी जो 0 पर थी, आज हमारे 8 विधायक विधानसभा में बैठेंगे और प्रतिपक्ष में हम बैठ करके भारतीय जनता पार्टी को जनता की आवाज बन करके हम ये बताने का काम करेंगे कि हमारी जनता क्या चाहती है और हम किस तरीके से उत्तर प्रदेश को अग्रसर करना चाहते हैं। चलिए, एक अहम सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रिएक्शन मैं मनोज जी से लेना चाहूंगी। देखिए मनोज जी, बहुत स्पष्ट है इस बात की, राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कहा जा रहा था हैंग असेंबली है, बाइपोलराइजेशन है, लेकिन जब लास्ट रिजल्ट आए, परिणाम आए, तब स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाकई 2022 का चुनाव किस आधार पर खेला गया। आधार तब भी क्लियर हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती सामने आई और उन्होंने कहा कि अब बसपा अपनी रणनीति बदलेगी। झटका लगा है, दुख हुआ है, लेकिन यह नहीं पता था कि उनका कोर वोट बैंक वो शिफ्ट कर जाएगा, जिसके भरोसे वो सोशल इंजीनियरिंग की बात कहती रही और उसी के भरोसे ही इस बार जमीन भी टटोलने की उन्होंने पूरी कोशिश की और सतीश चंद्र मिश्रा ने भी उस पर पूरी मेहनत की। लेकिन बसपा के लिए झटका, और जो कांग्रेस का कभी वोट बैंक होता था उसके खाते में भी शून्य ही आए। क्या ऐसी अहम वजह आप मानते हैं? देखिए, जहाँ तक बसपा की बात है, सबसे पहले हम लोग बसपा की चर्चा करें, क्योंकि अगर वोट का परसेंटेज और वोटों का सबसे अधिक नुकसान, सीटों का सबसे अधिक नुकसान राष्ट्रीय दल के रूप में किसी दल को हुआ है तो वो है बसपा। पहली बात। दूसरी बात कि बसपा का अगर चुनाव के समय या चुनाव से पहले भी देख लें तो हालांकि बसपा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके नेता बहुत ज़्यादा जनता के बीच नहीं जाते, उनका वोट बड़ा इंटैक्ट रहता है। शायद ये भ्रम था। अब बसपा का जो भ्रम टूटा, पहली बार टूटा, बसपा का भ्रम भी टूटा है। दूसरी बात, जो वोटों का बंटवारा होता था, देखिए जो मुस्लिम वोट है जो बसपा को भी मिलता था वो भी वोट उनका टूटा, और जो उनका कोर वोट बैंक था दलित का वो भी टूटा। वो टूटने की वजह ये थी कि उनके जो मतदाता थे वो ऊहापोह की स्थिति में थे। उनका जो बसपा था, उनकी जो बहन जी थी, एक तो बहन जी जो उनका एक स्वभाव एग्रेसिवनेस का था वो समाप्त हो चुका था, और वो ऐसा लगने लगा था कि शायद चुनाव बस लड़ा जा रहा है और चुनाव एक खाना पूर्ति हो रही है।
सतीश मिश्रा जी ने जरूर प्रयास किया, एक राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल है, शून्य पर नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन आपने देखा होगा कोई ऐसा बहुत प्रयास नहीं हुआ। तीसरे चरण के बाद ऐसा लगने लगा और बहन जी की तरफ से भी इस तरीके के संकेत दिए जाने लगे कि समाजवादी पार्टी को हराओ। समाजवादी पार्टी को हराओ में वो इतना नहीं सोच पाई कि हराने में उनका अपना ही वोट बैंक और अपना जो आधार है वो खिसक जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि सरकार की तरफ से जो सोशल इंजीनियरिंग का एक फार्मूला चलाया गया, हालांकि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी मानी जाती है या मानी जाती रही है, ऐसा बसपा या दूसरे दलों का मानना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक तरीके से सामाजिक समीकरणों का अध्ययन किया और उस अध्ययन में उन्होंने गरीबों तक जो राशन का डोज पहुंचाया वो भी एक बहुत बड़ा कारगर कारण रहा। ये मान सकते हैं मनोज जी कि जो आप ये बोल रहे हैं कि मायावती के साथ खड़े रहने वाली जो दलित थे वो बीजेपी को अपने साथ योजनाओं के आधार पर लेकर आई, योजनाओं का भी आधार था। दूसरा उनके वोटरों को ऐसा लगने लगा कि अब बहन जी चुनाव तो जीत नहीं पा रही है, सत्ता बन नहीं पा रही है, तो इसलिए उनके वोटों का बिखराव हुआ। ऐसा नहीं कि उनके वोट केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी को भी मिले लेकिन कम मिले। समाजवादी पार्टी कम वोटों को ले पाई। एक दूसरा कि समाजवादी पार्टी में अगर आप देखें तो संगठनात्मक रूप से कुछ चीज़ों का बड़ा लैकनेस रहा। समाजवादी पार्टी ने, जैसे भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे नेता, जैसे वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में अखिलेश जी ही केवल चलते रहे, और भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अपनी रणनीति बदली, जगह जगह उनके कई नेता गए और कई तरीके से उन्होंने कार्य किए, और ये भारतीय जनता पार्टी ये प्रचारित करने में और लोगों को समझाने में सफल रही कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं और राशन हम देंगे। तो राशन का जो भय था वो शायद 300 यूनिट बिजली फ्री पर भारी पड़ा। जी, अब क्योंकि देखिए बहुत अहम 2 सवाल से मैं आपके पास आऊंगी अशोक जी, मनोज जी, लेकिन अशोक जी से पूछ लेते हैं। अशोक जी देखिए, आपने एक तो मोदी योगी नाम के फैक्टर का भी कमाल देखने को मिला, साथ ही योजनाएं जो आपने लागू की वो भी, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि 70, जैसा मैंने आपको बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि पहले 70 सीटें आप लेकर आए थे, अब 65 सीटें लेकर आए हैं। मतलब जीते तो आप, लेकिन सीटें आपकी घटी हैं। देखिए, सीटें जो घटी हैं निश्चित तौर पे उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। हाँ, लेकिन हमने जो गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं लाई थी उसका पूरा फायदा हमको मिला। अशोक जी माफ करिएगा कि मैं आपको, अशोक जी माफ करिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगी, मैं सारे गेस्टों को रोकना चाहूंगी। एक बार जरा दिखा देते हैं कि क्या कुछ रहा है पिछले 2022 की आरक्षित सीटों की। अगर हम बात करें, अगर आरक्षित सीटों की बात करें तो ये देखिए 2000, पहले जो पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको ये समझाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, अगर हम बात करें 2022 की आरक्षित सीटों की तो 74% जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती थी, सीधे सीधे बीजेपी के खाते में गई थी। अब आइए 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, और वहीं ये 22 की सुरक्षित सीटों पे बता रहे हैं जहां पर 86 सीटें सुरक्षित गई थी। सपा के खाते में 17 सीटें ये हैं, ये 2022 की हैं। अपना दल ने देखिए, अपना दल एस की बात कर रहे हैं, पल्लवी पटेल, जहां बीजेपी के साथ गठबंधन था, उनके खाते में 3 सीटें। सुभाषपा, जहां पर इस बार सपा से गठबंधन करके 3 सीटें देखिए सुभाषपा। और निर्दलीय की बात करें देखिए तो उसके खाते में 2 सीटें गई थी। ये है 2022 की, जहां पर 86 सीटें सुरक्षित मानी गई। बसपा के खाते में 1 सीट गई है, ये आप मान सकते हैं। देखिए, तो ये 22 के जो हमने आपको ग्राफिक्स बताए अशोक जी, वो अपने आप में बहुत अहम है। अहम इस वजह से, जैसे वही मेरा सवाल था कि 70 में से 65 पर आप गए, वो बात अलग है कि बसपा विदहेड हो गई, वो बात अलग है कि सपा उतनी सीटें नहीं ला पाई, लेकिन आपके लिए तो चिंता की बात है ना कि 70 के बजाय 65 पर आना, क्या ऐसी वजह? देखिए, निश्चित तौर पे हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। हाँ। लेकिन ईमानदारी की बात है कि हमने जो योजनाएं लाई, आज बहुजन समाज पार्टी के खत्म होने का मेन कारण यही है कि दलित भाइयों को विद्वेष फैला के वोट तो लिया जाता था, लेकिन दलित भाइयों के लिए कोई काम नहीं होता था। हमारी सरकार जब आई तो उनके शौचालय बनवाना, मकान देना, गरीबों को अंत्योदय योजना देना, उज्ज्वला योजना देना, आयुष्मान योजना देना, उनको मकान देना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, वैक्सीनेशन कराना। इस वैक्सीनेशन में
और दलों को वैक्सीनेशन लगा दिया और दल खत्म। चलिए मैं अशोक जी के पास वापस लौटेंगी, लेकिन देखिए टफ कंपटीशन ये माना जा रहा था जावेद जी कि सपा और बीजेपी के बीच में ही है, वो टफ कंपटीशन आए भी क्योंकि जहां वोट बैंक की बात आती है या जातिवाद की बात आती है वहां पर इस बार परिणाम के बाद हमें दिखा कि क्या कुछ हुआ है। जातिवाद की, परिवारवादी की बीजेपी लगातार आरोप आपके ऊपर लगाते आई है, लेकिन अब ये भ्रम टूट गया है। अब जातिवाद की राजनीति अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में करेंगे तो परिणाम जो 2022 के आए हैं वो 2027 में भी देखने को मिल सकते हैं। देखिए श्रुति जी, जो आरोप लगाए गए या लगाए जाते रहे वो तो आपके सामने सारे आंकड़े हैं, सारी चीजें हैं कि वो भ्रमित करने के लिए आरोप लगाए गए। परिवार के कितने लोग लड़े और भारतीय जनता पार्टी जिस परिवारवाद के विरोध की नींव पर अपने को खड़ा रखकर यह गुमराह करने का प्रयास करती है, तो आप पीयूष गोयल से लेकर प्रेमलता कटियार तक उत्तर प्रदेश में आ जाइए, परिवार के कितने लोग इनको चुनाव लड़ाने पड़े और 3-3 पीढ़ी का परिवारवाद यहाँ पर मौजूद है। पहली चीज। दूसरी चीज, तमाम योजनाएं अशोक जी ने गिनाई, लेकिन एक महत्वपूर्ण है कि ये आयुष्मान कार्ड जो है कोरोना के आपदा काल में कहाँ था, ये काम क्यों नहीं कर रहा था, ये भी समस्या है। 2017 के, अरे अब आप सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा था। 2017 के लोक कल्याण संकल्प पत्र पर 7 चरण में भाजपा के एक नेता ने बात नहीं की। जन सरोकार से दूर, जन कल्याण के मुद्दों से दूर, नकारात्मक विभाजन की राजनीति के एजेंडे पर चलकर उत्तर प्रदेश को और लोग में जीत के आता है। पंकज सिंह किसके बेटे हैं? ये परिवारवाद की निशानी नहीं। नीलमा कटियार परिवारवाद की निशानी नहीं। मुकुट बिहारी वर्मा का बेटा परिवारवाद की निशानी नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा परिवारवाद की निशानी नहीं। सिंह का बेटा ब्रजभूषण राजपूत, गंगाचरण राजपूत का बेटा, ये परिवारवाद की निशानी नहीं। दया शंकर सिंह, स्वाति सिंह, ये परिवारवाद की निशानी नहीं। आप किस परिवारवाद की बात करते हैं? आप ये जो नकारात्मक राजनीति करते हैं, आप बताओ 2000 नकारात्मक राजनीति से आप कब बाहर आएंगे? उत्तर प्रदेश के अभिमान, स्वाभिमान और इसको विकास के रास्ते पर कब आप ले जाएंगे? ये एजेंडा आपके पास कब आए? आप चुनाव जीते, हम अगर चुनाव हारे हैं तो हमारे मुद्दे नहीं समाप्त हो गए। हम ये मुद्दे रहेंगे और इन मुद्दों को उठाएंगे। जनता ने हमको भी जिम्मेदारी दी है कि हम जनता के मुद्दों पर, आपके विरुद्ध जहां पर आप गलत करेंगे वहां पर हम सवाल खड़ा करने का काम करेंगे। लेकिन आपने जावेद जी जनता के मुद्दे कौन से उठाए? आपने महंगाई पर कहा, महंगाई सरकारों में रहती है, आपने बेरोजगारी के लिए कहा, लेकिन वो जनता सपोर्ट नहीं करती हुई नजर आई ना, ये भी तो अहम है। अभी आपने कहा जातिवाद पे भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, तो मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता में आप भ्रम भी फैला सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देखिए, जैसे जैसे सेंचुरीज आगे बढ़ रही है, उत्तर प्रदेश की जनता भी शिक्षित होती जा रही है और स्मार्ट होती जाती है। नहीं, बिल्कुल श्रुति जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या अगर जनता ने मुद्दों को नहीं सुना, जनता पीड़ित नहीं थी, जनता शोषित नहीं थी, 5.25 साल से किस तरीके से करा रही थी, कानून व्यवस्था के नाम पर बागपत से लेकर बांदा की जेल के अंदर हत्याएं हो जाती हैं। जो सुरक्षा मांगने महोबा से व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मुख्यमंत्री के पास आया, दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी का आईपीएस उसको जो है शूट आउट कर देता है। तो ये जो समस्या है, विवेक तिवारी की हत्या क्यों हो गई, ये कानून व्यवस्था है। हाथरस में दलित की बेटी को आपने कलंकित करने का सरकार में बैठे हुए लोगों ने काम किया, यही न्याय है। आप अन्याय करते रहे और आप, अगर आपके लिए हम कहें कि आपने गुमराह करने का प्रयास नहीं किया, काट की हानि। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस पे ही सवाल है। तमाम ऐसी घटनाएं आई जिसने शर्मसार किया है प्रशासन और शासन दोनों को। देखिए, निश्चित तौर पे उन पर हमने कार्रवाई की है। कहाँ है मलिक, कहाँ है पाटीदार, आईपीएस पाटीदार कहाँ है बताइए? फरार है। 25,000 का इनामिया क्रिकेट खेलता रहा, आपके सहयोगी दल जनता दल यू का उम्मीदवार बन गया, कहाँ है वो लोग? क्या कार्रवाई की? अरे पाटीदार को आप आज तक गिरफ्तार कर पाए? आप बताइए, पाटीदार को गिरफ्तार कर पाए? मुख्यमंत्री के शहर में मनीष गुप्ता आपकी पुलिस मार देती है, आपने क्या किया? क्या आपने दंड दिया है? आप बताइए, विवेक तिवारी के हत्यारों के साथ आपने क्या किया? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता कराती रही, आपका विधायक बलात्कार। जावेद जी, आपने शाहजहांपुर में तेल मालिश कराने वाले बहुत सवाल दे दिए, बहुत सवाल दे दिए जावेद जी, बहुत सवाल। कल भी थे, आज भी है, बहुत सवाल दे उठेंगे। ठीक है, बहुत सवाल दे दिए। अशोक जी,
बहुत सारे सवाल सपा की तरफ से आ गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। ये वही पार्टी है जिसने प्रदेश में राजनीति का अपराधीकरण कर दिया था। अपराधी ये वही कहाँ है? पार्टी है अपराधी जिसका कहाँ नारा है? था देवमणि जिस गाड़ी द्विवेदी जी में जो सपा का भाजपा के झंडा, विधायक हैं समझ अभी लो भी उसमें मौजूदा, बैठा गुंडा। उनकी सूची पर ये क्या कौन आपका जवाब है, बैठा बता था? दीजिए। उत्तर आप प्रदेश बताइए में उस सूची पर क्या जवाब है। अतीक अहमद विजय मिश्रा चलिए। का शासन था। हाँ। उत्तर अरे प्रदेश ब्रजेश में सिंह पे क्या मुलायम कहेंगे, सिंह ने सिपाही सिंह पर क्या प्रजापति कहेंगे, के लिए धनंजय बेटे सिंह को पर क्या छोड़ा था। कहेंगे, बताओ इस पर क्या जवाब है। जाप नेताजी कर रहे थे, वो हमारी सरकार आई है। बुलडोजर बाबा की सरकार आई है, जो बुलडोजर बाबा सब दखले बुलडोजर निर्माण नहीं करता है, ध्वंस तो करता चलिए, है। अशोक समाज जी। को बुलडोजर के बल पर चलिए। आपने विभाजित किया अशोक है। जी। आप बताओ सरकार बनने ठीक है, आप जावेद समाज जी। के लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, जनता के जावेद लिए जी, क्या करेंगे। जावेद जी, अशोक जी, तो क्या जो अपने पार्टियों के बाहुबलियों के आपने टिकट दिए उन पर भी बुलडोजर चलाएंगे, उनकी भी संपत्ति क्या देखिए, करेंगे? मेरी बात, हम जीरो टॉलरेंस वाले हैं। हाँ। अगर हमारी पार्टी का भी कोई कानून से ऊपर जाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ। हमने देखा है, चलिए। केनी भारत केनी के पर गृह क्या मंत्री कार्रवाई थे, की? लेकिन ठीक है। उनके बेटे के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की। ठीक है, फिलहाल जमानत के लिए बहुत सारे आप दौड़ा भागी लगा रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे आती हूँ। संतोष जी, आपके पास बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। संतोष जी, कहा यह भी जा रहा है सियासी गलियारों में और जनता के बीच में इस बात की भी आर्गुमेंट्स, बहस छिड़ गई है कि सपा आरएलडी गठबंधन फेल हुआ है, लेकिन अपने मकसद में फिलहाल कामयाब होते हुए नजर आए हैं जयंत चौधरी। श्रुति जी, ऐसा है कि देखो, जहां तक राष्ट्रीय लोकदल की बात है और समाजवादी गठबंधन की बात है, तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज देने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ही लड़ रहा है। अगर कोई इनके आतंकी सरकार को, अगर इनकी कोई सरकार को कोई विरोध कर सकता है या कोई इनके सामने टक्कर दे सकता है या इनके सामने कोई चुनाव लड़ सकता है तो वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन ही है। इसके अलावा बाकी दलों को आपने देखा होगा, जो स्थिति रही है वो भाजपा से मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया है। हाँ। आपने देखा होगा कि बसपा का सारा वोट जो है ट्रांसफर करने का काम बसपा के पदाधिकारियों ने ही भारतीय जनता पार्टी की ओर ट्रांसफर कर दिया वोट। तो हमने जो है एक जबरदस्त सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी की और हम जीरो पे थे, 0 से 8 सीट पे पहुंचने का काम किया और पूरे उत्तर प्रदेश में जनता में जागरण करने का काम किया। साथ ही ये बताने में हम सफल रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बसपा सरकार ने अपना समर्थन न दिया होता, बसपा पार्टी ने समर्थन न दिया होता तो शायद हमारा गठबंधन आज सरकार में होता। लेकिन ये बसपा और भारतीय जनता पार्टी की मिला भगत की वजह से हम लोग जो है सरकार बनाने में थोड़ा पीछे रह गए। वजह आप इसी को मानते हैं। चलिए मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं और ये राजनीतिक विशेषज्ञ ही अच्छे तरीके से इसका विश्लेषण कर भी सकता है। सबसे पहला सवाल ये कि मायावती के साथ जो एक वोट बैंक खड़ा रहता था, सोशल इंजीनियरिंग जैसे मैंने कहा, बीजेपी ने उसको कैसे खींच लिया अपने पाले में। दूसरा मेरा सवाल है कि बसपा से जो निराश दलित था उसने सपा, कांग्रेस के बजाय, जबकि कांग्रेस के साथ था ये वोट बैंक, कभी उसने बीजेपी को ही क्यों चुना। और तीसरा मेरा सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सपा ने बसपा के साथ गठबंधन तोड़ा और चंद्रशेखर को अपने साथ नहीं मिलाया, इसका असर भी दलित वोट बैंक पर पड़ा। देखिए, अब आपके 3 प्रश्न हैं। हाँ। और बारी बारी से तीनों प्रश्नों के अतिरिक्त दूसरी बात भी देख लीजिए। अगर किसी भी राजनीतिक दल में गिरावट आती है, हाँ। तो कोई वो गिरावट एक दिन की नहीं होती है। बिल्कुल। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में, बीएसपी के बारे में एक तथ्य जो जनता के बीच में आने लगा था कि वहाँ टिकट बिना लेन देन के नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे जो उनका अपना समाज था उसके अंदर इस बात की निराशा आने लगी कि जो कांसीराम जी का मनोज जी, मूवमेंट माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, ब्रेक का वक्त हो चुका है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। चर्चा की शुरुआत यहीं से करेंगे मनोज जी के रिएक्शन से और ये समझेंगे कि कैसे एससी और एसटी के वोट बैंक में बीजेपी ने इस बार बहुमत से जीत हासिल की है। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए भारत समाचार।